हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन है। ये आपके सिर्फ जेई और नीट के पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका पूरी केमिस्ट्री के कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे उनसे उनके अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो इससे डायरेक्टली जुड़े होते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसलिए हाइब्रिडेशन को अगर अच्छे से समझ लिया तो हम एक तरह से हमारा जो केमिस्ट्री का बेस है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने पूरी हाइब्रिडाइजेशन को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जो पूरी हम लेक्चर सीरीज हम तैयार करने जा रहे हैं तो उसको हमने 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे आपका सबसे पहला पार्ट इसमें होगा इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा पार्ट होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा पार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, और चौथा पार्ट होगा इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो हम ये स्टेप वाइज चारों पार्ट्स को फुल डिटेल में हम करेंगे, और उसके बाद जब ये चारों पार्ट आप सॉल्व कर लोगे, पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद अकेला अकेला स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए आपको तो बहुत आसानी से उस स्ट्रक्चर को आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये हम हाइब्रिडाइजेशन का डेप्थ में जाना शुरू करें, इसके फर्दर पार्ट्स की तरफ जाना शुरू करें, हम सबसे पहला जो पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इस पे हम फोकस करेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कुछ चीजें मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो वो चीजें इसके साथ हम रिलेट करेंगे कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की। तो वो समझने के लिए हम कुछ चीजें रिकॉल करने जा रहे हैं। वो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले जैसे इसमें मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर रखा है, तो एक बार इस पे हम पूरी अच्छी तरह से नजर डाल लेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे शेप्स में सबसे पहले आपके पास एस सब शेल है। जैसा कि आप जानते हैं सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एक ही बॉक्स बनाते हो। तो एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसमें जो साइन दिया जाता है प्लस का साइन दिया जाता है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम जब सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो साइन दिया जाता है प्लस साइन दिया जाता है। दूसरा होता है पी सबशेल। पी सबशेल जब भी आप लिखते हो उसमें 3 ऑर्बिटल्स बनाते हो, 3 बॉक्स मतलब 3 ऑर्बिटल बनाते हो। ये तीनों बॉक्स की अपनी-अपनी शेप्स हैं। तो वैसे आपको पता ही है पी सबशेल की शेप क्या होती है? डंबल शेप, ठीक है? 2 लोब होती हैं इसमें, और ये दोनों लोब कहाँ लाई करती हैं? अलोंग एक्सिस। तो पी सबशेल आपका अलोंग एक्सिस लाई, पी सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो आपके अलोंग एक्सिस लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या किया मैंने, 3 एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर पी ऑर्बिटल की दोनों लोब, जो डंबल है पी सबशेल का ऑर्बिटल है जो एक ऑर्बिटल, उसकी दोनों लोब एक्स एक्सिस पे अगर आती हैं तो उसको नाम दे देते हैं पी एक्स, और वाई एक्सिस पे आती हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं पी वाई, और अगर जेड एक्सिस पे आती हैं दोनों लोब तो पी जेड। तो समझने वाली बात यह है कि पी सबशेल के जो तीनों ऑर्बिटल है वो कहाँ लाई करते हैं? अलोंग एक्सिस। उसके बाद आ जाओ डी सबशेल। जब हम डी सबशेल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो 5 ऑर्बिटल जो बनाते हैं, ये पांचों ऑर्बिटल की अपनी कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, जितने भी पांचों डी ऑर्बिटल है उसको 2 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। 5 में से जो 2 डी ऑर्बिटल वो होते हैं एक्सियल, और जो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं आपके नॉन एक्सियल। तो ये जो डी ऑर्बिटल आपके दो, हमने किया क्या, सिंपली 2 एक्सिस ड्रॉ की एक्स वाई। अगर डी ऑर्बिटल की चारों लोब, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे आ गए तो इसका नाम बन जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आपका एक डी ऐसा भी होता है जिसमें सिर्फ 2 ही लोब होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डी जेड स्क्वायर है इसकी दोनों लोब कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? जेड एक्सिस पे। तो अगर डी ऑर्बिटल की चारों लोब एक्स और वाई एक्सिस पे आ गया तब नाम बन गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इस डी ऑर्बिटल की दोनों लोब जेड एक्सिस पे आ रही हैं तो इसको नाम दे रहे हैं डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो दोनों डी ऑर्बिटल हैं, ये वो 2 डी ऑर्बिटल हैं जिनकी लोब्स कहाँ लाई करती हैं? अलोंग एक्सिस। इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब 2 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं, 2 डी ऑर्बिटल का एक ग्रुप ऐसा है, इसको आप ग्रुप मान लो 2 डी ऑर्बिटल्स को। एक ग्रुप ऐसा है जो किसका काम करता है? आपका ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का। पर बाकी बचे 3 डी, ठीक है। आपको एक चीज पहले क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि डी ऑर्बिटल की शेप जो क्या होती है? डबल डंबल शेप। जैसे हम पी वाला ऑर्बिटल जो पढ़ते हैं उसमें क्या बोला था हमने कि डंबल है तो एक डंबल 2 लोब। तो इसमें अगर डी ऑर्बिटल्स की इन जनरल हम सभी की शेप्स को ध्यान से देखें
तो इसकी होती है डबल डंबल। तो एक डंबल 2 लोग, डबल डंबल मतलब 4 लोग। तो जैसे इसमें अगर डी जेड स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी जितने भी चारों डी आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 4-4 लोब हैं। इकलौता डी होता है जिसमें आपकी 2 ही लोब होती हैं, और वो डी कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो हम तो बात कर रहे हैं एक्सियल की। तो एक्सियल में दोनों डी ऑर्बिटल जो है, उन दोनों डी ऑर्बिटल की सारी लोब कहाँ लाई करती हैं? अलोंग एक्सिस। पर 3 डी ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी लोब अलोंग एक्सिस नहीं लाई करती। वो 3 डी कौन से? हमने इसके लिए भी क्या किया, जैसे मान लो मैंने 2 एक्सिस प्लॉट कर लिया, एक्स और वाई। कोई एक लोब, क्योंकि 4 लोब हैं एक डी के पास, अगर किसी भी डी की लोब जो है 2 एक्सिस के इन बिटवीन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो कौन सा है? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, क्योंकि 2 एक्सिस के इन बिटवीन आ रही है, एक्सिस के ऊपर नहीं आ रही, इन बिटवीन 2 एक्सिस के आ रही है ये वाली। तो इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो फर्क क्या है? सिर्फ हमने एक्सिस का नाम देखते जाना। अगर चारों लोब एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन आ रही हैं तो डी एक्स वाई, अगर वाई जेड के इन बिटवीन आ रही हैं तो वाई जेड, डी वाई जेड, और अगर एक्स और जेड एक्सिस के इन बिटवीन चारों लोब आ रही हैं तो डी एक्स जेड। इसका मतलब ओवरऑल आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो इमीडिएटली आपको हर वक्त ये याद रहना चाहिए कि 2 डी ऑर्बिटल का एक ग्रुप ऐसा है जो अलोंग एक्सिस है, और 3 डी ऑर्बिटल का एक ग्रुप ऐसा है जो नॉन एक्सियल है। तो हम बात कर रहे हैं पहले ये वाले 2 डी, इसको नाम अगर लिखना चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, इकट्ठे करके लिख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो आपके 2 डी हैं ये आपके अलोंग एक्सिस है, ये आपको हमेशा याद भी रहना चाहिए, तभी हम इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से। और उसी तरह नॉन एक्सियल में 3 है, ये तो सीधा एक्सिस है, आगे आगे बढ़ते जाओ, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपका नाम बन जाएगा उसी तरह से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये आपका नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो याद रखना 2 डी आपके एक्सियल हैं और 3 डी ऑर्बिटल आपके नॉन एक्सियल। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये इसका थोड़ा सा शेप्स इसमें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा साइंस का ध्यान दे लो। जैसे मान लो एस सबशेल है जो, इसमें सिर्फ प्लस साइन देना है आपने, लेकिन जो पी सबशेल है उसकी 2 लोब हैं, दोनों लोब में, ठीक है, आपने ध्यान ऐसे रखना है, ऑपोजिट लोब में ऑपोजिट साइन। पी सबशेल में ऐसे साइन दिमाग में रखो, ऑपोजिट लोब में ऑपोजिट साइन। ठीक है, ये सारे पी वालों के लिए हो गया। और डी सबशेल वालों के लिए सीधा दिमाग में रखना है, ऑपोजिट लोब में सेम साइन। जैसे यहाँ प्लस के सामने प्लस है और माइनस के सामने माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस के सामने प्लस है, जो हमारा रूल हमने ट्रिक बताई है, और ये जो माइनस है वो रिंग के ऊपर आता है। ऐसे बाकी सभी में सेम है, ऑपोजिट लोब में सेम साइन, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस। तो ये आपको एक मैंने पहले ओवरऑल व्यू दे दिया, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स की शेप्स का। ये सारे शेप्स को अब हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में। हाइब्रिडाइजेशन में जब हम स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे तो इसलिए हमने पहले शेप्स की इंट्रोडक्शन आपको दे दी है। ठीक है, तो अभी हमने इसकी इंपॉर्टेंस, ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे उसकी इंपॉर्टेंस अभी हम बताएंगे। ये आपको सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए था, क्योंकि इसमें यूज होगा, तो अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए हम पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो हमने पूरी हाइब्रिडेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें सबसे पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। ये जो डिफरेंस अगर समझ लिया तो अपने आप समझ आ जाएगी कि हाइब्रिडाइजेशन का आपको जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो अब जो हम इंपॉर्टेंस में क्या करते हैं, प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ बता देते हैं कि प्योर और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान दो, ये जो अभी हमने शेप्स ड्रॉ की थी सारी, एस पी और डी वाली जितनी भी शेप्स हमने ड्रॉ की थी यहाँ पे, वो सारी शेप्स होती हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ ये मीनिंग है कि ऐसा कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं हुई, जिसको मिक्स नहीं किया, जिसको मिक्स नहीं किया अभी, ऐसे ऑर्बिटल को आप क्या नाम दे देते हो, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो अभी हमने शेप्स पढ़ी है ये सारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स थी,
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप अलग बन जाती है, इसलिए ये चीज ध्यान में देना है। ये जो अभी हमने सारी शेप्स पढ़ी हैं एस, पी और डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये सारी शेप्स थी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो अब मैं इसका डिफरेंस आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद अपने मेन पार्ट पे आएंगे हम, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमारा टॉपिक जो है, फिर जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस हमारा ये है कि एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और एक आपका हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस समझना होगा अच्छे से। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल से दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। अब इसमें बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है। अब इसमें देखो बेरिलियम भी है, हाइड्रोजन भी है। ऐसा एटम जिसका नंबर कम है उसको सेंट्रल एटम हम बोल रहे हैं, और जिस एटम का या एलिमेंट का नंबर ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, उसको क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग एटम। तो इसका मतलब बेरिलियम सेंट्रल है और हाइड्रोजन इसमें सराउंडिंग एटम कहलाएगा। तो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ेंगे। तो सेंट्रल एटम अगर पकड़ोगे तो वो आपका बेरिलियम है। हमने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है दोनों को यूज करके, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके और हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके हमने ये मॉलिक्यूल बनाना है। तो पहले हम बेरिलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अब जो है 2p भी इसमें प्रेजेंट है। 2s2 आने का मतलब सेकंड शेल आ गया, और सेकंड शेल का मतलब ये है कि इसमें 2p सब शेल भी आ गया। तो अगर 2p सब शेल इसमें आ गया तो 2p में इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। लेकिन इसमें यह ध्यान आपको देना होगा कि जब हम बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। तो इसलिए हम जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड वगैरह बनाने होते हैं, तो सिर्फ आउटर मोस्ट जो शेल होता है, जिसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और उसी ऑर्बिटल्स को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेरिलियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में यहाँ पे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p 0। सो 2s 2 और 2p इसमें क्या आ गया, 0। अब इस कंडीशन में बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, अगर आप इसको सोचो थोड़ा सा, इस कंडीशन में बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, अगर तुम मॉलिक्यूल देखोगे फिर तो आप आसानी से बता सकते हो। बेरिलियम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब कि ये बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। पर यहां देख के क्या पता लग रहा है, यहां से देखने में हमें लग रहा है कि 2 बॉन्ड बना लेगा, पर ऐसा नहीं है। कोई भी सेंट्रल एटम उतने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस बेरिलियम के पास अभी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कंडीशन में बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाने वाला। तो इसका मतलब अगर ये बॉन्ड बनाएगा नहीं तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, पर मॉलिक्यूल तो बनता है। तो उसके लिए बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है यहाँ पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा 2s से 2p में, तो ये अपने आप तो चला नहीं जाएगा। अपने आप देखो, अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हो एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा है, 2p की ज्यादा है, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल वाइज बना दे हम, नीचे से ऊपर को मान लो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ आपका 2s है और यहाँ आपका 2p है, ऐसे बना देते हैं हम। ये मान लीजिए ये 2p है और यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 2s, ये 2p, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में पड़े हैं, 2s में, ठीक है। अब ये मान लो कि ये जो 2s और 2p में कुछ एनर्जी गैप है, क्योंकि यहाँ एनर्जी नीचे से ऊपर को बढ़ रही है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी गैप है। अब ये एनर्जी गैप की वैल्यू आप अपने आप से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि ये एनर्जी गैप कितना है, ये एनर्जी गैप आपका मान लो 50 किलो जूल पर मोल 2 मिनट के लिए, हम ये अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि 50 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी गैप है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर मान लो आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है, तो कम से कम जितना ये एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने के लिए, 50 किलो जूल। तो ये जो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाने में देते हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी।
अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ पहुंचाना है तो अपने आप नहीं पहुंचेगा। इस एनर्जी का नाम होता है एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, मान लीजिए ये जो एक्साइटेशन एनर्जी इसका EXT, ठीक है, ये कितनी है, ये मान लेते हैं +50 किलो जूल पर मोल। प्लस क्यों लिखा मैंने? प्लस इसलिए लिखा कि क्योंकि ये एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी। बेरिलियम ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचा पाएगा। इसका मतलब बेरिलियम अब 50 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देता है। इसका मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, अगर आप ऐसे देखोगे इसको, अब आपको सिचुएशन क्या दिखेगी, बेरिलियम जो है आपका एक्साइटेड स्टेट में ऐसे दिखेगा, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है 2s2 2p0, ठीक है, इसको GS लिख सकते हो, और ये स्टेट आपकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। अब दोनों ऑर्बिटल में 2s और 2p में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है इसमें, ठीक है। दोनों जो ऑर्बिटल है, इसको थोड़ा हम बराबर बना देते हैं। दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक आपका 2p में एक अनपेयर्ड आ गया। तो अब दो अनपेयर्ड हो गए, तो अगर दो अनपेयर्ड हो गए तो अब ये क्या कर सकता है, दो बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो पॉजिटिव एनर्जी वाला स्टेप है वो फेवरेबल नहीं होता। इसका मतलब बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचाया तो दिया 50 किलो जूल एनर्जी यूज करके, पर ये सिस्टम के लिए फायदेमंद नहीं है। सिस्टम को फायदा तब होता है जब मान लो सिस्टम में से कहीं से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बेरिलियम ने जो आपका, ठीक है, 50 रुपया बिजनेस में लगा दिया, तो अब कोई पैसा बिजनेस में तभी लगाएगा, ठीक है, जब उसको ये नजर आ रहा हो कि बाद में कहीं से पैसा आएगा, कि उसको मुनाफा होगा। तो इसको एटम को जो मुनाफा सिर्फ तभी होता है, ठीक है, फायदा तभी होता है जब एनर्जी कहीं से रिलीज होगी। तो इसने जो आप 50 किलो जूल एनर्जी जो इसने यूज की है, मतलब 50 रुपए जो बिजनेस में लगाए हैं, तो ये बेरिलियम चाहेगा कि जब, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं से 50 रुपए लगाने के बाद कहीं ना कहीं से इसको, ठीक है, 70 रुपीज या 100 रुपीज कहीं से वापस आए। मतलब अगर ये 50 किलो जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और उस रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। अब देखते हैं कि ये एनर्जी फिर कहाँ से निकल रही है, निकलेगी, ठीक है, मतलब ये जो 50 किलो जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, अब एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी वो चीज आपको समझनी है इसमें, ठीक है। चलो, बेरिलियम ने 50 किलो जूल एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचा दिया। अब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आया हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन आया। ये हाइड्रोजन इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये पहला बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया, ये आपका बॉन्ड पेयर बन गया, ये बॉन्ड बन गया। और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लेते हैं इस बॉन्ड में भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हम अपनी तरफ से वैल्यू कुछ मान लेते हैं। मान लो ये बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई वो रिलीज हुई -10 किलो जूल पर मोल। अभी एक हाइड्रोजन और है, ठीक है, वो हाइड्रोजन भी आया। वो हाइड्रोजन भी जब आया, उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो फिर से एक एनर्जी निकली। ये एनर्जी कितनी निकली, -10 किलो जूल पर मोल। अब बेरिलियम ने जब दो बॉन्ड बनाए तो कुल मिला के टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, -10 डेट इज -20 किलो जूल पर मोल। ऐसे हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -20 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बेरिलियम ने 50 रुपया लगाया और 20 रुपये आया। इसका मतलब ये बिजनेस में इसको हो गया नुकसान। मतलब ये हुआ कि 50 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो रिलीज हो रही है वो कम है, वो सिर्फ 20 किलो जूल रिलीज हो रही है। इसका मतलब ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है। इसका रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये वाली एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के मैग्नीट्यूड से कम है, इसलिए बेरिलियम को ये मॉलिक्यूल बनाने में, इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों नहीं हुई, ठीक है। अब वापस आते हैं फिर वही चीज पे। यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने में आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किए हैं, इस चीज को ध्यान दो। ये कौन सा यूज किया हमने, ये यूज किया हमने 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये कौन सा दूसरा कौन सा यूज किया 2p। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें किसी तरह की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका मतलब बेरिलियम ने जो दो बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे, ये दो बॉन्ड बनाने में इसने कौन से ऑर्बिटल्स का यूज किया है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज किया है। और जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करके बॉन्ड बनाए जाते हैं तो उससे निकलने वाली एनर्जी
जो एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं होती। जब भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ करके बॉन्ड बनाए जाते हैं तो उससे निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, रिलीज़्ड एनर्जी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से बेरिलियम को नुकसान हुआ। 50 एब्ज़ॉर्ब करके उसको सिर्फ़ 20 रिलीज़ किया उसने एनर्जी जो, इसका मतलब ₹50 लगाया, ₹20 आया, तो ये तो नुकसान हो गया। तो बेरिलियम ये वाला काम करना पसंद नहीं करता। बेरिलियम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जरिए बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा। तो फिर नेचुरली बेरिलियम अब क्या चाहेगा? बेरिलियम ये चाहेगा कि अगर ये ₹50 इसमें लगा रहा है, तो ₹100 इसको कहीं न कहीं से आना चाहिए। अगर ₹50 लगा रहा है तो कम से कम 50 से ज़्यादा पैसा इसको वापस आना चाहिए। मतलब अगर 50 एब्ज़ॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो रिलीज़ वाली एनर्जी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब -60, -70, -80, -100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो फिर वो दूसरा रास्ता क्या है? तो बेरिलियम को फ़ायदा कब होगा? मतलब किस तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा, ये जो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तब बेरिलियम मान लो एक रास्ता और पकड़ता है, ठीक है? एक और रास्ता पकड़ने जा रहा है। ये दूसरा रास्ता क्या है बेरिलियम के पास? फिर उसी तरह से वापस आते हैं। इसमें क्या करता है बेरिलियम? इसको समझने के लिए हम फिर पहले वाला एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज BeH2। इसमें सेंट्रल एटम आपका बेरिलियम है। पहले तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या थी? 2s2 2p0। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p0। इस कंडीशन में बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। पर बॉन्ड उसको बनाने कितने हैं? 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर यहाँ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला। तो इसका मतलब इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो कैसे बनाएगा? ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर दोबारा से एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, जिसको हमने नाम दिया था एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये कितनी एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी? आप ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, यही मान लेते हैं। मान लो फिर दोबारा से इसने 50 किलो जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम की इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक एक्साइट करने में। तो हम ये एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं +50 किलो जूल पर मोल। इसका क्या नाम है? एक्साइटेशन एनर्जी। अब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के साथ साथ एक काम यहाँ पे और करता है। वो काम क्या करता है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है। इस मिक्सिंग वाली प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो मिक्सिंग करनी कितने ऑर्बिटल्स की है, ये आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक लेके जाना है, जहां तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है उस ऑर्बिटल को प्लस उससे पहले वाले जितने भी लेफ्ट साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना होता है। जहां तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है उस ऑर्बिटल को प्लस उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन सबको आपस में मिक्स करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसका मतलब मैं दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बेरिलियम का 2s है और ये इसका बेरिलियम का 2p है, 2p और ये इसका 2s। तो अब बेरिलियम क्या करता है? अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने हैं? एक तो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेता है 2s वाला, और एक ले लेता है ये 2p वाला। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर देता है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये आपके जो अब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कन्वर्ट हो चुके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो ये अब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ध्यान दो, एक ही इसमें डायग्राम में आपको दोनों चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। ये जो ऊपर बनाए थे ये दोनों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, लेकिन ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 बनाए हैं ऐसे रेड लाइन के अंडर, ये दोनों कौन से हैं? आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। आप इस इलेक्ट्रॉन को अब इसमें एक्साइट कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 2 इसमें आपके ये आ गए। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब आपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स किया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज किया, तो यहाँ भी एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी कितनी होगी, कैसे होगी, उसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। कि जैसे मान लो पहले की तरह, जैसे ये डायग्राम बनाया था एनर्जी लेवल डायग्राम 2s और 2p का, तो एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये 2s है और ये 2p है। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 लाइन ड्रॉ कर दी, 1 2 3, और एनर्जी नीचे से ऊपर को बढ़ रही है। तो ये आपका 2s वाले 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब आपको करना क्या है? एक 2s और एक 2p को मिक्स करना है।
इसका मतलब एक 2s और एक 2p का एक ऑर्बिटल सिर्फ, इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। इसका मतलब जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे तब ये डायग्राम में क्या चेंज आएगा। अभी जो 2s और 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप कितना, ये वाला एनर्जी गैप है, इतना गैप है एनर्जी गैप। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वो कहाँ आते हैं, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। तो एक s और एक p, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने हाइब्रिड बनेंगे। तो अब मैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूं। ये आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे यहाँ पे ऐसे, मतलब ये जो 2s और 2p है, इन 2s और 2p के इन बिटवीन, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी है उसका एवरेज किया जाता है, एवरेज करने के बाद इन दोनों का लेवल यहाँ पे इन बिटवीन आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगा। ये आपके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये दो आपके क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो यहाँ भी दिखा रखा है उसी चीज को यहाँ दिखा रहे हैं, दोनों में एक एक क्या डाला है हमने, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जब आपने s और p को मिक्स किया तो यहाँ भी एक एनर्जी देनी पड़ी बेरिलियम को। ये एनर्जी कितनी है, इसकी भी हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है तो प्लस वैल्यू होगी, ठीक है। मान लो हाइब्रिडेशन करने के लिए इसको जो एनर्जी देनी पड़ी उसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं, मान लो +20 किलो जूल पर मोल हाइब्रिडाइज करने के लिए। तो ये जो 20 किलो जूल एनर्जी दी, इस एनर्जी को मैं नाम दे देता हूं ई हाइब्रिडाइजेशन। ई हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब इस बार जब बेरिलियम ने ये आपका हाइब्रिडाइजेशन किया तो इसको दो तरह की एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए +50, और दूसरी कौन सी, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करने के लिए, उसको हमने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब इस बार बेरिलियम को टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करनी पड़ रही है, +70 किलो जूल पर मोल, +70 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बेरिलियम कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब बेरिलियम इस बार बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है, 70 रुपीज लगा रहा है। तो अगर 70 रुपीज से ज्यादा पैसा कहीं से आएगा तभी बेरिलियम को फायदा होगा, नहीं तो ये नुकसान ही नुकसान होगा इसको। तो अब 70 से ज्यादा आने का मतलब जो रिलीज एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड इस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि बेरिलियम को कहीं से पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो अब पैसा कहाँ से आएगा, जैसे पहले सीखा था हमने, जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद पैसा आया था, मतलब एनर्जी रिलीज हुई थी। तो अब बेरिलियम ने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर लिया। अब बनाएंगे इसका बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो, पहला हाइड्रोजन आया, यहां उसने अपना इलेक्ट्रॉन डाला और ये बॉन्ड बन गया। जब हाइड्रोजन ने यहां पे पहला बॉन्ड बनाया, मान लो कितनी एनर्जी निकाली पहला बॉन्ड बनाने में, -60 किलो जूल पर मोल, -60 किलो जूल पर मोल, पहला बॉन्ड बनने पे -60 किलो जूल निकली। अब दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने यहां पे बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बनने में फिर दोबारा से कितनी एनर्जी निकली, -60 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बेरिलियम ने जब दो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ तो टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई, -60 टोटल एनर्जी रिलीज हुई -120, जो बॉन्ड एनर्जी टोटल रिलीज हुई। अब आते हैं, क्या बेरिलियम को ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान, ठीक है। बेरिलियम जो एनर्जी कंज्यूम की थी, कितनी की थी, 70, 50 की थी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में और 20 की थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करने में, मान लो। तो ये टोटल एनर्जी जो रिलीज की, एब्जॉर्ब की 70 किलो जूल, मतलब 70 रुपीज इसने बिजनेस में लगाए। लेकिन जब एनर्जी रिलीज हुई तो कितनी हुई, -120 किलो जूल। तो मैं ये वैल्यू इसके सामने लिख देता हूं। अब ये दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन कर लो। जब बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन यूज करके बॉन्ड बनाता है तब उसको क्या दिखता है, 70 रुपीज बिजनेस में लगाया, 120 रुपया उसके हाथ में आया। इसका मतलब अब तो उसको फायदा ही फायदा। इसका मतलब बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए ही बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। इसका मतलब 70 एनर्जी कंज्यूम करके -120 उसने अगर रिलीज की है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो उसको फायदा ही फायदा है। तो अब दोनों, इसका कंक्लूजन हम इसका कर देते हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है, क्योंकि इसमें 70 रुपीज लगाने से -120 जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, 70 लगाने पे 120 रुपया आ रहा है, तो ये बिजनेस चलेगा। मतलब ये सिस्टम स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। किससे ज्यादा, एक तो आपकी जो एक्साइटेशन एनर्जी है और प्लस एक जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी है। हम ये रिलेशन बना लेते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे अभी हम कंपैरिजन करते हैं, ये सारा जो हमने पढ़ा
ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करने में बेरिलियम ने कितनी दी थी, जो शुरू में दी थी, डेट इज +50, ठीक है। और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन में कितनी यूज की थी उसने, ठीक है, वो यूज की थी +20। तो इन दोनों का जो सम है 50 + 20 डेट इज 70। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लो ऐसे, ठीक है, तो चलेगा, ये ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी कितनी है, -120। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। और जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बनना चाहेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। मतलब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि बॉन्ड, सारे बॉन्ड में से निकलने वाली एनर्जी का जो सम है वो हमेशा सारे जो आपकी एक्साइटेशन और हाइब्रिडेशन एनर्जी का सम है उससे हमेशा ज्यादा होगा, तभी मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये है, जो हमने पहला पार्ट इसमें हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से जो भी बॉन्ड बनते हैं वो वीक होते हैं, उसमें निकलने वाली एनर्जी कम होती है। तो सेंट्रल एटम हमेशा क्या चाहता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पहले हाइब्रिडाइज कर ले, हाइब्रिडाइज करने के बाद वो बॉन्ड बनाए, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्ग है, तो सिंपल सी बात है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ही रिलीज होगी। तो इसलिए हम ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कंसेप्ट इसलिए इसमें इसको रिलेट करता है इस चीज को कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमने अभी जो पढ़ा है, अगर हम इसका कंक्लूजन करें, अभी हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका पहला पार्ट हम पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें इंपॉर्टेंस क्या है, हमें जरूरत क्यों है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पहले शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को रिकॉल किया था, और दूसरे नंबर पे हमने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डिफरेंस समझा, जहां से हमें ये बात समझ आई कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से हमें फायदा क्या है। तो ये डिफरेंस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो डिफरेंस है, उसने आपको क्लियर कर दिया होगा इस पॉइंट को कि इसकी आखिर इंपॉर्टेंस है क्या। तो ये पार्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो कहाँ रखता है, कि चैप्टर का जो ये टॉपिक के बाकी सब पार्ट्स हैं उसको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करने में। इसलिए इसका डायरेक्टली सच क्वेश्चन नहीं आएगा इस वाले पार्ट का ऐसे, पर जो अगले जो पार्ट है वो इससे जुड़े होने की वजह से इसको हमें अच्छे से डिटेल में समझना जरूरी होता है। तो अगले जो दो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका हमने पूरी सीरीज बनाई है, लेक्चर सीरीज। तो अगला जो दूसरा पार्ट है इसका हम लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां से हमारा मेन जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिससे सीधे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो या जेई नीट हो। तो ये दूसरा पार्ट और उसके बाद वाले सारे पार्ट हाईली इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए, मतलब इसमें क्वेश्चन श्योर होते हैं कि आने ही आने हैं। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर नंबर 2 में, जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक्स।